हेलो ब्रो। आज का न्यूज़पेपर देखा। ओम बिरला इशू इज एवरीवेयर। लग रहा है ओम बिरला आउट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है ओम बिरला के मामले का? हाँ, देखा मैंने न्यूज़पेपर, चारों तरफ ओम बिरला जी के चर्चे हैं। मामला तो थोड़ा गंभीर है ही। कहा जा रहा है कि ओम बिरला सदन में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं और उनके इसी रवैये के विरुद्ध उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके ऊपर चर्चा भी हो रही है। बट ब्रो, पब्लिक तो जानती है बहुमत नहीं है, फिर अविश्वास क्यों? इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। थोड़ा कुछ बताओ, मामला क्या है? मामला क्या है, ये पहले भी हो चुका है। इसके पहले भी जब धनखड़ जी राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं के आपत्तिजनक कुछ अपशब्दों को या उनके वक्तव्यों को बोलने के लिए रोके, तो उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा उठी। इसके पहले भी अगर आप 78 वर्षों के इतिहास को उठा करके देखो तो ये चीजें हो चुका है। जीवी मावलंकर के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात उठी। उसके बाद बलराम झाकड़ भी आए, फिर जीएमसी बालयोगी भी रहे। उसके पहले एक बार हुकुम सिंह के विरुद्ध भी इस तरह के प्रस्ताव आए थे, लेकिन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। इस बार भी वही कंडीशन है। विपक्ष के लोग ये जानते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, फिर भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के निगाह में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना। तो राहुल बाबा जो कर रहे हैं उसके पीछे एकमात्र मंशा यही है कि संसद की गतिविधियों को ठप करो। संसद में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को न चलने देने के पीछे भी एकमात्र उद्देश्य है अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाना, या फिर आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को परिहार्य बना के प्रासंगिक बनाए रखना। ब्रो, राहुल बाबा जानता है ना कि मेरे पास बहुमत नहीं है, फिर भी वो ये कर रहा है। तो बताओगे कि जानने के बाद भी वो ये क्यों कर रहा है? अब राहुल बाबा जानते हैं या नहीं जानते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता कि उनको बहुमत की गुणागणित पता है कि नहीं, लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे एकमात्र टेंडेंसी है। जब व्यक्ति विशेष का कद सरकार से बड़ा हो जाता है ना, तो लोग सरकार पर हमले नहीं करते हैं, व्यक्ति विशेष पर करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। तुम 70 से 80 के दशक के देखो तो इंदिरा गांधी की भी छवि इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों ने कांग्रेस के ऊपर अटैक न करके इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक किया। उस समय भी नारा लगा इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इस समय तो नारा नहीं लग रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे एकमात्र उद्देश्य है पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उनकी पर्सनालिटी के ऊपर अटैक करना। क्योंकि पीएम मोदी का व्यक्तित्व जितना कमजोर होगा, जितना उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, उनकी छवि धूमिल होगी। और जो कुछ भी नैरेटिव बना है इधर 11 सालों में 56 इंचों का सीना, या देश बिकने नहीं दूंगा, या एक बेहतरीन सेकंड लौह पुरुष, पता नहीं और भी क्या क्या। तो इस प्रकरण से चीन के मुद्दे को उठा करके, डोकलाम के मुद्दे को उठा के, नारवणे जी की किताब के मुद्दे को मुद्दे बना करके किसी तरह प्रधानमंत्री की मोदी की लानत मानत हो रही है, ताकि उनकी पर्सनालिटी के ऊपर दाग धब्बा लगे, उनकी जो छवि बनी है एक मजबूत नेता की वो गिरे। और वो जितना नीचे गिरेंगे उतना कांग्रेस ऊपर उठेगी और राहुल बाबा का भविष्य उज्जवल होगा। कुल मिलाकर के ये सारे खेल के पीछे यही माइंडसेट काम कर रहा है। बट ब्रो, पार्लियामेंट इज द डेमोक्रेसी टेम्पल, चाहे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी कहना हो कर लो। ये सब करने से तो बहुत लॉस होता होगा। अब संसद लोक सभा के रूप में जो आज अपना वजूद कायम किए हुए, या लोकसभा राज्यसभा संसद का मंदिर है नहीं है, इसकी चिंता किसे है? कभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि 68 लाख रुपए प्रतिदिन एक लोकसभा की कार्रवाई में या संसद की कार्रवाई में खर्च होता है। अभी 2 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो यह आंकड़ा बढ़ के आया 2 करोड़। अगर सारे संसद के प्रतिनिधियों के आने जाने का खर्चा जोड़ ले तो 9 करोड़ रुपए, मतलब एक दिन के पार्लियामेंट के संचालन का खर्चा है 9 करोड़ रुपए, और वो प्रतिदिन ये 9 करोड़ रुपए नुकसान हो रहे हैं। बट इसकी चिंता किसे है? संविधान राज व्यवस्था में एक शब्द होता है विपथ गमन। हम लोग पढ़ाते भी हैं कि संसद विपथ गमन की ओर जा रहा है या विधायिका विपथ गमन की ओर जा रही है। बट न लोगों को इसके बारे में चिंता है, न जनप्रतिनिधियों को चिंता है। कुल मिला के तमाशा चल रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, सब लोग अपने अपने दलों के अनुसार इस चीज का आनंद ले रहे हैं। कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं, बीजेपी डर गए, मोदी डरपोक है, फट्टू है, पता नहीं क्या क्या। तो बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी बिन बात के बतंगड़ बना रहे हैं और चर्चा में रहने का नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन इन सभी संभावनाओं के बीच में
संसद किस प्रकार अपनी मर्यादा खोते जा रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। ब्रो सच बोलो, ये सारे मामले राहुल बाबा हीरो बनने के लिए कर रहे हैं ना? सच तो यही है ना? मैं नहीं जानता हीरो बनने के लिए कर रहे हैं, जीरो बन जाते हैं, ये सब तुम संभालो, लेकिन पिछले 11 सालों से विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की जो छवि बनी है वो कहीं से संतोषजनक नहीं है। विपक्ष के नेता भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन सारे भारत के लोग यही समझते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। उनकी सारी गतिविधियों को उठा करके देखो, डोकलाम के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार उन्होंने संसद में गुमराही का एक जो माहौल बनाया वो किसी से छुपा नहीं। इनफैक्ट भारत के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को इग्नोर करके वो सीधे चाइनीज एम्बेसी में पहुंच गए कि कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे मैं सरकार की लानत मानत कर सकूं। अब राहुल बाबा ने ये गलत किया या सही, ये तुम डिसाइड करो। दूसरा, राफेल के मुद्दे के ऊपर भी उन्होंने खूब हल्ला मचाया कि दलाली खाई गई है, दलाली खाई गई है। उल्टा बीजेपी वालों ने बोफोर्स का मामला खोल दिया और नेहरू जी से लेकर के 2014 तक के घोटालों की पूरी फाइल देश के कोने कोने तक पहुंचा दी। एक तीसरा एसआईआर का मामला था, यहां भी नारा उन्होंने लगाया, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, सारे लफड़े पछड़े निकाले, लेकिन बिहार के इलेक्शन में ये मुद्दा कोई काम नहीं आया। जैसे ही ये अप्रासंगिक हो गया, राहुल बाबा ने ये मुद्दा छोड़ दिया। तो अभी एक नया मुद्दा मिला है कि प्रधानमंत्री चीन से डर गए, प्रधानमंत्री चीन का मुकाबला नहीं कर पाए, चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा, और भी कई तरह की बातें। इसमें कितनी मिथक है, कितनी सच्चाई है, भारत के नागरिक समझ चुके हैं। सब कुछ जानने, सोचने, समझने के बाद हर बार अपनी भद्दी बाबा क्यों पिटवा लेते हैं और अपनी इमेज जनता की नजरों में मूर्ख क्यों बनाते रहते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम बताओ। ब्रो, ओम बिरला वाला मामला तो समझ में आ गया, बट राहुल बाबा इसके बाद क्या करेगा वो तो बता दो। अच्छी बात है, ओम बिरला जी का ये मामला समझ में आ गया कि उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का जो एक बुलबुला फूटा है, वो बहुत बुलबुला उठा है, वो जल्दी फूट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद योगेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट देख लो। भारत और अमेरिका के बीच में जो संधि हुई है, उन्होंने सीधे पीएम पर आरोप या पीएम के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर और किसानों के हितों का सौदा कर दिया गया है। सब कुछ अमेरिका के समान अब भारत में आएंगे। तो अभी एक नया इशू सामने आने वाला है बहुत जल्द, अगले कुछ हफ्तों में तुम्हें दिखाई देगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील हुआ है, इसकी खामियां बनाई जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का एक नया माहौल शुरू होगा और माहौल यही बनाया जाएगा कि भारत के किसान खतरे में है, डेयरी उद्योग खतरे में है, पशुपालन वाले क्षेत्र वाले लोग भी खतरे में हैं, और भी कई तरह की चीजें। कुल मिला के इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर अब खतरे में है। एक विरोध का एक नया माहौल बनेगा, तब तक यही चलेगा। फिर उसके बाद बंगाल का मुद्दा आ जाएगा। बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में ये हो रहा है, बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, वहां ऐसे हो रहा है। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे ऐसे ही क्रमशः मुद्दे उठते जाएंगे, माहौल बनाया जाता है। ये जो योगेंद्र यादव टाइप के जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनको आम बोली में कहें तो ये लुटियंस गैंग के मेंबर है। कभी मैं उनके चेलों में शुमार हुआ करता था, 2010 तक तो उनका अंधभक्त रहा। मुझे लग रहा था कि भारत के नए युवाओं को आगे लाने में इस तरह के विचारकों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत जल्दी सलीम साहब हैं, उन्होंने अपना वैचारिक खतना करा लिया है, तो उनका नाम सलीम है। तो सलीम साहब का जो एक पर्दा था वो उतरा है, लेकिन अभी ये लोग पर्दे के पीछे सरकार की मेन एजेंडा को सेट करने वाले लोगों में से हैं। तो अगले ओम बिरला जी के मामले के बाद भारत अमेरिका के बीच में होने वाले ट्रेड डील को लेकर के क्या क्या खामियां हैं, पूरे देश को ये सुनने को मिलेगा। तो एक नया नैरेटिव वॉर शुरू होने वाला है, जो तुम्हें आगे कुछ दिनों में दिखाई देगा। वाह ब्रो, तुम तो रॉ वाले से भी ज्यादा तेज निकले। ये सब सारी बातें कैसे अनुमान लगा लिए? अब थोड़ा और भी डालो, बीजेपी वाले क्या करेंगे? देखो, इसमें रॉ सीआईए जैसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी सद्बुद्धि तुम्हारे पास भी अगर हो जाती, जो जेनजी के तुम गुरु बने हो ना, तो ये बात नहीं कहते। पिछले 78 सालों से भारत की डेमोक्रेसी का एक ये मेन कैरेक्टर है, आरोप लगाना, इमेज बिगाड़ना, छवि को धूमिल करना और अपना कद बड़ा करना। ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट 10 से 11 सालों में मोदी जी और उनकी पार्टी की रणनीति को देखो। नेहरू जी की खामियां उन्होंने पूरी निकाल दी हैं, इंदिरा जी की खामियां निकाल दी हैं। जितने भी रीजनल पार्टी है, सबके दोस्तों का पुलिंदा सामने रख दिया है। सोशल मीडिया के द्वारा ये लोगों के दिलो दिमाग पर बैठ चुका है।
आज भारत के किसी भी ग्रामीण अंचल के व्यक्ति से पूछोगे नेहरू जी ने कौन कौन सी गलतियां की, तो वो दर्जनों गलतियां बता देंगे। तो ये होता है, ये नैरेटिव वॉर है। कभी नेहरू जी ने भी ऐसा ही किया था, विपक्ष के सारे नेताओं का उन्होंने पत्ता साफ करवा दिया। इंदिरा जी ने भी ऐसा ही किया था, मोदी जी भी वैसे कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक आम कैरेक्टर है। अब मोदी जी को ही देख लो, भारत में हिंदू मुसलमान के विरुद्ध या हिंदू मुसलमान के बीच में वातावरण को उठाने में उनका रोल रहा है कि नहीं रहा, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं। तो देश में 11 वर्षों में कितना माहौल बदला है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ देश में ये माहौल है, और ये भारत के बाहर जा करके 23 या 24 जो भी हो, इतने मुस्लिम देशों से मेडल ले चुके हैं। तो मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं जो कभी नेहरू जी किए थे। 1947 के बाद नेहरू जी का यही मानना था कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम की समस्याएं हैं, धीरे धीरे साक्षरता या एजुकेशन या अर्बनाइजेशन बढ़ने से धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और वो अरब देशों की यात्रा करके भारत के मुस्लिमों की मानव दशा को बदलने की चाहत रखते थे। आई डोंट नो, थोड़ा बहुत मुझे जो समझ है मैं ये कह रहा हूं। तो नेहरू जी की पॉलिसी वही थी, मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ उन्माद पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशों में जाके पुरस्कार ले रहे हैं, और विदेशों में ये कह रहे हैं कि डोंट वेरी, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कल्याण की बात हो रही है, बजट का अलॉटमेंट हो रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण के नामक योजनाएं जारी की जा रही है। तो ये दोहरा खेल चल रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि छवि बनाने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए दूसरे की छवि को बिगाड़ो, दूसरे की छवि को इतना नीचे गिरा दो कि स्वतः तुम्हारी छवि बड़ी हो जाए। तो यहां भी मोदी जी भी वही कर रहे हैं, राहुल जी भी वही कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का खेल है, छवि बिगाड़ना, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति, नैरेटिव वॉर। इसको तुम नैरेटिव वॉर की तरह देखो कि सभी राजनीतिक दल अपना वजूद बचाने के लिए, लोगों की निगाह में हीरो या एक्सेप्टेबल बनने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। बस ब्रो, अब लास्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट ओम बिरला? ओम बिरला जी का क्या होगा, और इस ओम बिरला जी के बाद कौन सा मसाला हमें देखने को मिलेगा? अभी तो बताया तुमको, तुम्हारे भी भेजे में बात नहीं घुस रही है। ओम बिरला जी का ये जो बुलबुला है 2-3 दिन बाद शांत हो जाएगा, फिर कोई नया बुलबुला सामने आएगा। इस बीच देखो, नारवणे जी 2-3 दिन तक चुप्पी साधे रहे, बोलने लगे। पुस्तक को छापने वाला पेंगुइन भी धीरे धीरे बोलने लगा। 3 दिन तक कहां थे? कुछ ना कुछ तो लोचा है। 3 दिन तक कहां थे आप सारे लोग जो अब बोलने जा रहे हैं? शायद पीछे से प्रेशर पड़ा होगा कि बोलो बोलो, छवि खराब हो रही है। तो 3-4 दिन तक ये मामला चलेगा, फिर कुछ नया मामला आएगा। अभी देखो, मलेशिया गए थे पीएम साहब, वहां भी उन्होंने कह दिया कि मलेशिया के पीएम मेरे पुराने मित्र रहे हैं। जो व्यक्ति समलैंगिक है, जो व्यक्ति जेल जा चुका है, जो व्यक्ति विवादों में रहा है, अब वो मोदी जी का मित्र है। कोई फोटो तो सामने नहीं आई, बट दुनिया में हर जगह उनके नए नए मित्र होते हैं। क्यों नहीं बात कर पाए जाकिर नायक की, जाकिर नायक के प्रत्यारोपण की? क्या समझ बिगड़ जाएंगे? तो देखो, देश की छवि, देश के अंदर किसी भी नेता की छवि अलग होती है, बाहर अलग होती है। तो हम लोगों के लिए मोदी जी जो भक्त बने रहते हैं, ये भी आंख खोलने वाला एक इशू है कि देखिए, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक भगोड़े का प्रत्यारोपण कराने की बात कर सके, लेके आना तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी एक मुद्दा है। अब राहुल बाबा भी नहीं बोले कि जाकिर नायक को पकड़ के लाओ, मोदी जी मोदी जी। अब वो क्यों नहीं बोले, ये भी तुम बेहतर समझते हो, मामला वोट बैंक का है। तो कुल मिला के मामला यही है। नाइस ब्रो, यू आर क्लियर करिंग एवरीथिंग, थैंक यू। बट जाकिर नायक का मामला भी रह गया, और मलेशियाई पीएम का क्या मामला है, थोड़ा सा बता दो। वो सब तुम यूट्यूबर्स को सुन लेना, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो मलेशियाई प्रधानमंत्री की किस्से कहानियों को बताएंगे, जाकिर नायक के बारे में बताएंगे। ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय था ओम बिरला जी के मामले को क्लियर करना, मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू।